चीन की ताइवान के साथ जारी तनातनी के बीच अमेरिका ने उसे बड़ी टेंशन दे दी। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने मिलकर बहुत बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी और दावा है कि इन दोनों देशों के बीच 2017 के बाद से ये सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है, जिसमें दोनों देशों के हजारों सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान दोनों देश मिलकर अपने दुश्मनों को जमीन, हवा और समंदर में अपनी सेना की ताकत की झलक दिखाएंगे। 11 दिन तक चलने वाली इस मिलिट्री ड्रिल में अमेरिका की सेना दक्षिण कोरिया को जंग के आधुनिक तरीकों की ट्रेनिंग देगी, जिनमें ड्रोन की मदद से दुश्मन के इलाकों की निगरानी और उन पर हमले की तकनीक भी शामिल रहेगी, जिनकी ताकत को यूक्रेन जंग में पूरी दुनिया ने माना है। खबर है कि इस ड्रिल के बहाने अमेरिका चीन को अपने खतरनाक बॉम्बर, आधुनिक ड्रोन, लड़ाकू विमान, युद्धपोत और तबाही मचाने वाले दूसरे हथियारों की भी ताकत दिखा सकता है। इस ड्रिल का मकसद ही है इंडो पैसिफिक रीजन को किसी एक देश की बपौती न बनने देना। इसके लिए 1 सितंबर तक अमेरिका की सेना दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर पूरी ताकत झोंकती नजर आएगी। और माना जा रहा है कि दोनों देशों के सैनिक जबरदस्त ट्रेनिंग कर चीन को यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि अगर उसने हिंद प्रशांत महासागर के इलाके की आजादी में दखल डालने की कोशिश की तो मिलकर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसलिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया के इस बड़े सैन्य अभ्यास ने चीन की चिंता बढ़ा दी। उसके सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस मिलिट्री ड्रिल को न सिर्फ कोरियन महाद्वीप बल्कि पूरे एशिया में तनाव बढ़ाने वाली हरकत करार दिया। असल में ड्रिल ऐसे वक्त में हो रही है जब चीन के साथ ताइवान की तनातनी जंग के कगार पर पहुंच चुकी है और अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे से भड़का चीन ताइवान की घेरेबंदी कर सैन्य अभ्यास की आड़ में लगातार मिसाइलें दाग रहा है। इसलिए अमेरिका ने भी उसे घेरने के लिए इस इलाके में अपने सहयोगियों को एकजुट करना शुरू कर दिया और चीन के तेवर दिखाने के लिए अमेरिका लगातार इंडो पैसिफिक रीजन में उसके विरोधियों के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास करने में जुटा है। समंदर में बढ़ती हलचल के बीच खबर सामने आई कि अमेरिका अपने गुआम बेस की सुरक्षा और ज्यादा कड़ी करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि पता चला है कि चीन और नॉर्थ कोरिया अमेरिका के गुआम बेस को निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अमेरिका के गुआम बेस को उसका हथियारों का कारखाना भी कहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि गुआम बेस में अमेरिका का सबसे ज्यादा गोला बारूद रखा है और अमेरिका के पास अपने इसी हथियारों के कारखाने को बचाने की चुनौती है। क्योंकि खबर यह है कि चीन और नॉर्थ कोरिया अपनी किलर मिसाइलों से गुआम बेस को तबाह करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी अमेरिका के दुश्मन उसके सैन्य ठिकाने को तबाह करने की चाल चल रहे हैं, जिसमें उसकी जान बसती है। क्योंकि चीन और नॉर्थ कोरिया दोनों ने दावा किया कि उनके पास ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो बड़े से बड़े एयर डिफेंस सिस्टम को धूल में मिला सकती है, जिसका ट्रेलर कुछ दिन पहले ही चीन और नॉर्थ कोरिया दोनों दिखा चुके हैं। जानकार मानते हैं कि इन दोनों देशों ने दुनिया को अपनी जो हाइपरसोनिक मिसाइल या हथियार दिखाए वो केवल छोटा सा नमूना थे, क्योंकि हकीकत में उनके पास इससे कहीं ज्यादा खतरनाक हथियार हैं। चीन ने ताइवान के आसपास जो ड्रिल की उसमें उसने ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें DF-17 जैसी जानलेवा मिसाइल भी शामिल थी। इसके अलावा उसने अपना सीक्रेट रॉकेट सिस्टम भी मैदान में उतारा था, लेकिन जानकार मानते हैं कि ये तो केवल कुछ हथियार थे। चीन ने इतने हाइपरसोनिक हथियार बना लिए हैं कि अमेरिका के भी पसीने छूट जाएं। रही बात नॉर्थ कोरिया की, तो वो भी पीछे नहीं। किम जोंग उन लगातार नई नई मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं, जिनकी वजह से दक्षिण कोरिया परेशान है। यानी चीन ने ताइवान को और नॉर्थ कोरिया ने दक्षिण कोरिया की नाक में दम कर रखा है। और इन चारों देशों में अमेरिका कॉमन है, वो ताइवान और दक्षिण कोरिया का दोस्त है और चीन और नॉर्थ कोरिया का दुश्मन। और खबर है कि इन दोनों देशों से दुश्मनी उसे भारी पड़ सकती है, क्योंकि खबर है कि अमेरिका ने प्रशांत महासागर में बने नेवल बेस गुआम की सुरक्षा को अभेद्य बनाने का फैसला किया है, जिसके लिए उसने वहां अपने सबसे खतरनाक थाड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम के नए वर्जन को तैनात करने का मन बना लिया। थाड की नई पीढ़ी के लिए इंफ्रारेड सीकर बनाने का ठेका ब्रिटेन की कंपनी ब्रिटिश एरोस्पेस सिस्टम को दिया गया है, क्योंकि इंफ्रारेड सीकर की वजह से हजारों किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइलों को बर्बाद किया जा सकता है। और अमेरिका इसी तकनीक से लैस थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को गुआम में तैनात करने वाला है, क्योंकि गुआम बेस में तैनात होते ही ये डिफेंस सिस्टम अपनी इंफ्रारेड सीकर तकनीक की मदद से काम करना शुरू कर देगा और 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही दुश्मन की मिसाइल की पहचान कर उसे लॉक कर देगा, जिसके बाद थर्ड का गाइडेंस सिस्टम अपनी मिसाइलों को दुश्मन की ओर भेजता है।
थर्ड की सबसे बड़ी खासियत यही है क्योंकि इसका रेडार दुश्मन की मिसाइल को उसकी लॉन्चिंग स्टेट में ही पहचान लेता है और वहीं उसे बर्बाद कर सकता है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम से एक बार में 8 मिसाइलें दागी जा सकती हैं जो कम दूरी, मध्यम दूरी और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की ताकत रखती है। और माना यह जा रहा है कि इसकी तैनाती के बाद गुआम पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले को रोका भी जा सकता है, क्योंकि चीन और उत्तर कोरिया दोनों ही दावा कर चुके हैं कि उन्होंने गुआम बेस की ओर किलर मिसाइलें तैनात की हैं, जिनमें चीन की DF-26 मिसाइल भी शामिल है, जिनकी रेंज करीब 4000 किलोमीटर है और चीन और अमेरिका के गुआम बेस की दूरी भी करीब करीब इतनी है। गुआम चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच समंदर में एक छोटा सा टापू है जिस पर अमेरिका का कब्जा तो है, लेकिन ये अमेरिका से करीब 12000 किलोमीटर दूर है, जबकि चीन से इस द्वीप की दूरी 4 से 5000 किलोमीटर। यानी गुआम है तो अमेरिका का, लेकिन दूरी के मामले में चीन के ज्यादा नजदीक है। और यही बात अमेरिका को सोने नहीं दे रही, खासकर तब जब चीन और उत्तर कोरिया की मिसाइलों का मुंह गुआम की ओर है। अमेरिका की इस द्वीप में जान बसती है, या यूं कहें कि गुआम बेस वो तोता है जिसमें अमेरिका की जान बसती है, क्योंकि अमेरिका से 12000 किलोमीटर दूर गुआम में उसका सबसे बड़ा हथियारों का कारखाना है। यहां अमेरिका का एक नहीं बल्कि 3 मिलिट्री बेस है जहां अमेरिका के बॉम्बर दिन रात पहरा देते हैं। और यही नहीं, जानकार बताते हैं कि गुआम के समुद्री तटों पर उसका खुफिया सैन्य अड्डा है जहां परमाणु हमले के लिए पनडुब्बियां तैनात हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा खास है वो जगह जो गुआम के दक्षिणी इलाके में है, क्योंकि कहते हैं वहां अमेरिका के हथियारों का जखीरा है। करीब 1,63,000 की आबादी वाले इस द्वीप का 1/4 हिस्सा फौज के हवाले है और फिलहाल इस द्वीप में 6000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक भी तैनात हैं। गुआम की अहमियत इस बात से समझिए कि इस द्वीप में की मदद से अमेरिका की पहुंच दक्षिणी चीन सागर, कोरिया और ताइवान तक है। यानी अगर ये बेस तबाह हुआ तो अमेरिका के हाथ पैर कट जाएंगे। इसी वजह से अमेरिका वहां अपना थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने जा रहा है। सीबीआई की छापेमारी के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर राजधानी में आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश का आरोप लगाया। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि उन्हें फोन पर 2 मैसेज भेजे गए जिनमें उन्हें आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिला। साथ ही दावा किया गया कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाने और उन पर चल रहे सीबीआई केस खत्म करने का भरोसा भी दिया गया। बीजेपी ने मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के आरोपों को गलत बताया। साथ ही मनीष सिसोदिया से ऑफर देने वाले लोगों का नाम बताने को कहा। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मामूली सी बात पर हुई कहासुनी के बाद एक दुकानदार की जान पर बनाई। कुछ लोगों ने दुकानदार की बेरहमी से पिटाई कर दी। वही दुकान में भी तोड़फोड़ की गई। वजीरगंज में एक शख्स का दुकानदार से पैसों को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद उस शख्स ने कुछ लड़कों को बुला लिया और दुकानदार की लात घूंसों से जमकर पिटाई की। दुकानदार पर बेरहमी से लाठी डंडू से भी हमला किया गया, जिसके बाद दुकानदार बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ताज्जुब की बात ये रही कि सड़क पर करीब 10 मिनट तक तांडव चलता रहा, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की। वहीं जब तक दुकानदार के परिजन दुकान तक पहुंचते, तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। आनन फानन में दुकानदार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसके सिर और नाक में गंभीर चोट लगी है। पीड़ित परिवार ने 10 से 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, लेकिन किसी भी हमलावर की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। ताइवान में दक्षिण कोरिया के फाइटर जेट पहुंचने से चीन की टेंशन बढ़ गई। असल में ताइवान को अपना हिस्सा बताने वाले चीन के आक्रामक रुख से इलाके में पिछले कई दिनों से एक बड़ी जंग का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इस सबके बीच ताइवान ने चीन को एक बड़ी टेंशन दे दी। एक के बाद एक कुल 6 फाइटर जेट ताइवान की सरजमी पर उतरते ही चीन के कान खड़े हो गए। ताइवान के एक एयरपोर्ट पर उतरने वाले ये लड़ाकू विमान दक्षिण कोरिया के ब्लैक ईगल थे। ताइवान के मीडिया ने दावा किया कि पहले दक्षिण कोरिया के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 के जरिए ग्राउंड स्टाफ और दूसरे उपकरण एयरपोर्ट पर पहुंचाए गए। इसके बाद एक एक करके 6 ब्लैक ईगल लड़ाकू विमानों ने वहां लैंडिंग की। मतलब ये कि चीन को सीधा संदेश दे दिया गया है कि ताइवान को कमजोर समझकर अगर उसने हमला करने की जुर्रत की तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। क्योंकि ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन को अमेरिका समेत उसके दूसरे सहयोगियों से संग्राम करना होगा, जिनमें एक नाम दक्षिण कोरिया का भी हो सकता है।
जिसके लड़ाकू विमान करीब 4 घंटे तक ताइवान में मौजूद रहे और खबर है कि वहां ईंधन भरवाकर ये लौट गए। हालांकि ताइवान ने इन विमानों के वहां पहुंचने के बारे में ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। लेकिन इन फाइटर जेट की गरज ऐसे वक्त में ताइवान के आसमान में गूंजी जब उसके और चीन के बीच बढ़ते तनाव की वजह से दुनिया दो गुटों में बंटती दिख रही है। एक तरफ उत्तर कोरिया और रूस चीन के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका खुलकर ताइवान के समर्थन में खड़ा है और वो ये साफ कर चुका है कि ताइवान पर हमले की चीन को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि दक्षिण कोरिया के तबाही मचाने वाले T-50 ब्लैक ईगल सिर्फ ईंधन भरने नहीं बल्कि वॉर ड्रिल के लिए वहां पहुंचे, जिन्हें दक्षिण कोरिया ने अमेरिका की मदद से तैयार किया है। इन्हें 2005 में दक्षिण कोरिया की वायुसेना में शामिल किया गया था। ये लाइट सुपरसोनिक फाइटर जेट जमीन से 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर करीब 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं और साथ ही ये फाइटर जेट एक बार में करीब 1900 किलोमीटर की दूरी भी तय कर लेते हैं और इसी वजह से इन्हें दुनिया का सबसे तेज और कामयाब ट्रेनर जेट माना जाता है। चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में गाड़ियों की रफ्तार तय कर दी गई। चंडीगढ़ प्रशासन ने स्कूलों और अस्पतालों के सामने वाली सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटे तय कर दी। साथ ही ज्यादा स्पीड वाली गाड़ियों के चालान काटने के निर्देश दिए। गो तस्करी मामले में घिरे टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने फिर चावल मिल पर छापेमारी की। कहा जा रहा है कि ये मिल अनुब्रत मंडल की हो सकती है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में एक सिख समुदाय की लड़की को अगवा कर उसका गैंगरेप किया गया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसका जबरन धर्म परिवर्तन भी करवाया। दिल्ली के पूर्व विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस मामले में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की और पाकिस्तान के सामने इस मामले को सख्ती से उठाने की अपील की। और उधर मुंबई के पास महाराष्ट्र के वसई से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक आदमी अपनी पत्नी को ट्रेन के सामने धक्का देता हुआ नजर आया। ये पूरी घटना प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरी, उस आदमी ने अपनी पत्नी को उसके सामने धक्का दे दिया, जिससे वो रेलवे ट्रैक पर गिर गई और पीछे से आ रही ट्रेन की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी अपने दोनों बच्चों को उठाता नजर आया और उनके साथ तुरंत वहां से फरार हो गया। इससे पहले वो आदमी अपनी पत्नी को जगाता नजर आया, जो प्लेटफॉर्म पर ही सो रही थी। वो उससे थोड़ी देर तक बात करता रहा और जैसे ही ट्रेन नजदीक पहुंची, उसने इस वारदात को अंजाम दे दिया, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। और बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर के नौशेरा से। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सेना ने आतंकी घुसपैठ को नाकाम कर दिया है। नौशेरा सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से देर रात घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसे भारतीय सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के नौशेरा से सामने आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें, नौशेरा के पास ही घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के नौशेरा से। और आपको बता दें, साथ साथ चप्पे चप्पे पर अब निगरानी और ज्यादा सख्त कर दी गई है। वहां पर जवानों की तैनाती कर दी गई है और आने जाने वाले हर व्यक्ति पर, हर गाड़ी पर नजर अब रखी जा रही है और बॉर्डर पर भी सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा से ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। उधर चीन से जारी तनाव के बीच ताइवान इंटरपोल में एंट्री के लिए भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। भारत इस साल अक्टूबर में इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की 90वीं जनरल असेंबली की मेजबानी करेगा। और ताइवान उम्मीद लगाए बैठा है कि इंटरपोल में एंट्री के लिए भारत उसकी मदद जरूर करेगा। असल में ताइवान इंटरपोल का सदस्य नहीं है, इसलिए वो भारत में होने वाली आम सभा में अपना प्रतिनिधि मंडल नहीं भेज सकता, जबकि भारत के पास ये अधिकार है कि वो ताइवान को न्योता दे सके। अब ताइवान इसी उम्मीद में भारत से समर्थन मांग रहा है कि उसे न्योता दिया जाए ताकि वो इंटरपोल की जनरल असेंबली में शामिल हो पाए। और अगर ऐसा हो गया तो ताइवान की सुरक्षा को इससे मजबूती मिलेगी, क्योंकि अमेरिका से नजदीकी के बाद चीन लगातार उस पर हमलावर है। वो न सिर्फ ताइवान को मिसाइलों और जंगी जहाजों की धमक से डरा रहा है, बल्कि साइबर अटैक से भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिनों पहले ही ताइवान ने दावा किया कि उसके यहाँ एक बड़ा साइबर अटैक हुआ और इसके लिए ताइवान ने चीन को जिम्मेदार ठहराया।
असल में ताइवान अगर इंटरपोल का सदस्य बन जाता है तो चीन के इस तरह के हमलों के बाद उस पर एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल 195 सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे अपराध से निपटने में मदद करता है। इसमें 3 तरह के मामले शामिल हैं: आतंकवाद, साइबर क्राइम और संगठित अपराध। इंटरपोल सभी सदस्य देशों और संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम करता है ताकि दुनिया भर में अपराध को रोका जा सके। मतलब ये कि ताइवान के इंटरपोल का सदस्य बन जाने के बाद साइबर अटैक जैसे अपराधों की जांच बड़े पैमाने पर की जा सकेगी, इसलिए ताइवान भारत से मदद मांग रहा है ताकि वो इंटरपोल का सदस्य बन सके। हालांकि 1984 तक ताइवान इंटरपोल महासभा का हिस्सा था, लेकिन चीन ने उसे बाहर कर दिया था। अब ताइवान आम सभा में पहुंचने के लिए भारत की ओर से न्योता चाहता है। आम सभा में पहुंचने के बाद वो इंटरपोल का मेंबर बनने के लिए आवेदन कर सकेगा। इंटरपोल का मेंबर बनने के लिए आम सभा में 2/3 मतों को पाना जरूरी होता है और ऐसा होने के बाद तुरंत आवेदन करने वाले को इंटरपोल के सदस्य के तौर पर शामिल कर लिया जाता है।